हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमें से कई लोगों को कई बार कुछ स्पेशल एबिलिटीज मिलती है और उनमें से एक एबिलिटी होती है सुपरनैचुरल से इंटरेक्ट करने की। कुछ लोगों की कुंडली में जो सितारे होते हैं वो कुछ इस तरह से बैठे हुए होते हैं कि इन लोगों को चाहे भूत हो, प्रेत हो, आत्माएं हो या कोई भी सुपरनैचुरल एंटिटी हो, वो आसानी से अफेक्ट कर सकती है, वो आसानी से उनसे इंटरेक्ट कर सकती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो इन एंटिटीज को क्लियरली देख सकते हैं। जी हाँ, इमेजिन करें कि अगर आप चलते फिरते कहीं भी जा रहे हैं और वहां अगर कोई आत्मा या प्रेत या भूत बसा हुआ है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। कैसा लगेगा आपको? सुनने में बड़ा ही एडवेंचरस लगता है, लेकिन ये उतना इजी या उतना एडवेंचरस नहीं होता है जितना कि ये सुनाई देता है। ये आपको जानने को मिलेगा आज की स्टोरी के अंदर, जहां पर ध्रुव के पास ऐसी स्पेशल एबिलिटीज थी कि वो चीजों को बहुत आसानी से देख सकता था, सेंस कर सकता था। घर के अंदर कोई भी बुरी बात होने वाली हो तो भी उसे सेंस हो जाती थी और वो उसी तरह से नर्वस हो जाता था। और जब भी घर में कोई अच्छी बात होने वाली हो तो वो उतना ही एक्साइटेड भी रहता था। ये कहानी है ध्रुव की। ये शेयर की उसके फादर शक्ति ने हमारे साथ, क्योंकि उनके बेटे के पास है एक स्पेशल एबिलिटी जिससे वो इन चीजों से आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। ध्रुव जब छोटा था तब से ही बहुत शैतान था और इन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जब भी किसी भी जगह जाते थे तो ध्रुव बहुत जल्दी बीमार हो जाता था या फिर उसको बहुत तेज से नजर लग जाती थी। जब बार बार ऐसा हुआ तो इन्होंने अपनी पंडित जी जो थे उनसे बातचीत की तो उन्हें पता लगा कि ध्रुव की कुंडली के अंदर स्टार्स का जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से है कि वो आसानी से नेगेटिव एंटिटीज से अफेक्ट हो सकता है। इसी के चलते ध्रुव की दादी ने उसे एक लॉकेट भी पहनाया था जो इन सब चीजों से उसका प्रोटेक्शन करता था। धीरे धीरे ध्रुव बड़ा होता गया और जैसे वो चीजों को समझता गया, उसके अंदर एक पावर थी कि वो घर के अंदर होने वाली अच्छी और बुरी चीजों को सेंस कर सकता था। और जब तक ध्रुव 14-15 साल की एज तक पहुंचा तब तक कई बार वो इन एंटिटीज को क्लियरली अपने सामने देख भी सकता था। और ध्रुव को ये सब झेलना था अपने 18 साल की उम्र तक, क्योंकि पंडित जी के अनुसार जब वो 18 साल का हो जाएगा तो माँ कामाख्या के मंदिर में उसके लिए एक यज्ञ करवाया जाएगा और उस यज्ञ के बाद शायद इन चीजों का प्रभाव उसके ऊपर कम हो जाएगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ध्रुव की नाना नानी के यहाँ से। पहले इसके नाना नानी सिटी में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही ध्रुव के नाना रिटायर हुए उसके बाद वो लोग अपने गांव में शिफ्ट हो गए। और आज अपनी 15 साल की उम्र में पहली बार ध्रुव अपने नाना के यहाँ उनके गांव पहुंचा था। और उस गांव में ध्रुव के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने ना सिर्फ ध्रुव और उसके परिवार वालों को झकझोर के रख दिया, बल्कि एक ऐसा राज खोला जो बहुत समय पहले दबा दिया गया था। यह कुछ ऐसी हमारी आज की कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज पर या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको फ्री टाइम में बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप इस बुक को मिस आउट नहीं कर सकते हैं। ये किताब मैंने खुद लिखी है। बहुत ही मेहनत से 2-3 महीने तक हम लोगों ने यक्षिणी के ऊपर रिसर्च की, के साथ जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके ऊपर काम किया और आप लोग लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी क्रिएट की है जिसको पढ़कर आपको मजा आ जाएगा। ये बुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो बुक को चेकआउट जरूर करें। और जिन लोगों ने ये बुक खरीद ली है वो हमें रिव्यू जरूर करें Amazon और Flipkart पर। चलिए तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। ध्रुव का छोटी एज के अंदर मुंडन तो हो गया था, लेकिन इनके एक रीति थी, एक रिवाज था कि जो बच्चे का मुंडन होता है वो इनके नाना के घर पे होना चाहिए। तो फॉर्मल मुंडन उसका हो गया था, लेकिन एक छोटी उसके लिए छोड़ दी गई थी जो कि उसके नाना के मुंडन का जो प्रोग्राम होता वहां पर होगी। शहर में डिस्टेंस और जॉब के चलते उसका मुंडन नहीं हो पाया था। तो 15 साल की उम्र में उसकी मम्मी आरती उसे लेकर अपने नाना के घर यानी गांव में पहुंची थी जहां पर ध्रुव का मुंडन होना था। ये जो रिवाज है वो यही है कि जहां इनका पैतृक स्थान मतलब पैटर्नल होम होता है वहीं पर वो मुंडन का प्रोग्राम होना चाहिए। तो ध्रुव सिर्फ नॉर्मल ही अपने नाना के गांव नहीं पहुंचा था, यहाँ पर उसका जो मुंडन संस्कार होता है वो काम यहाँ पर उसका होना था। आरती खुद आज कई सालों बाद उस जगह पर पहुंची थी। आरती मतलब ध्रुव की मम्मी, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा था, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा डबल एक्साइटेड था ध्रुव
जो कि आज तक कभी गांव नहीं पहुंचा था, वो हमेशा शहर में ही रहा, शहर में पला बड़ा, तो वो भी गांव की जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। या मैं आपको एक और बात बता दूं, इनके नाना का जो गांव था वो डेवलपमेंट में बहुत पीछे था। अगर इंडिया के एग्जिस्टिंग गांवों को अगर आप बोलो कि वो 80% तक डेवलप हो गए हैं, तो वो गांव बेचारा शायद 30% के आसपास ही बैठा होगा। मतलब बहुत ज्यादा डेवलप वो गांव नहीं था। आरती अपने मायके पहुंचती है, वहां अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबसे मिलती है, लेकिन उसके नाना के घर में, ध्रुव के नाना के घर में ध्रुव की एज का कोई भी बच्चा नहीं था। तो ध्रुव शुरू शुरू में वहां पर बोर होने लगा था। आज उसे यहाँ पर आए तीसरा दिन था और वो जनरली अपना टाइम पास करने के लिए अपने नाना के साथ ही घूमा करता था। जहां वो चले जाते वो चला जाता और वहां पर लोगों से वो बातचीत किया करता था। वैसे इस तीसरे दिन की बात है, उसकी मम्मी और उसकी नानी अंदर घर में सो रहे थे और जो नाना थे वो बाहर खड़े होकर किसी से बातचीत कर रहे थे और ध्रुव भी उनके साथ ही खड़ा हुआ था कि नाना जी बातों में मशगूल थे और वो इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि उसी की एज के अराउंड की थी, 14-15 साल की, और वो ध्रुव को ही देख रही थी। जब ध्रुव की नजर उस लड़की से मिलती है तो वो लड़की उसे अपनी तरफ बुलाती खेलने के लिए। उसको देखकर ध्रुव अपने नाना की तरफ देखता है, लेकिन उसके जो नाना थे वो बातचीत में बहुत व्यस्त थे, जो कि 2-3 लोग खड़े हुए थे उनसे। तो वो अपने नाना से नजर बचा के भागकर उस लड़की की तरफ चला जाता है। वो लड़की ध्रुव को अपना नाम लाडो बताती है और उससे कहती है चलो हम बाग में चलकर खेलते हैं। बहुत दिनों से कोई भी उसे अपनी एज का नहीं मिला था और गांव में पहली बार किसी ने उसको खेलने के लिए इनवाइट किया था, तो वो राजी हो जाता है और वो उस लड़की के साथ, इनका जो घर था, मैं आपको बताता हूँ सिचुएशन क्या थी कि गांव के अंदर जब एंटर करते हैं तो एक बहुत बड़ा बागान था, उसमें आम के और बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और उस बागान के बाद पहला घर इन्हीं का पड़ता था, ध्रुव के नाना का। बाकी घर मतलब एंट्री का फर्स्ट होम जो था वो इनके नाना का घर था और इनके घर से छत पे अगर आप चढ़ जाएं या खिड़की एक थी उससे बागान बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था। तो ध्रुव उस लड़की के साथ उन बागानों में खेलने चला जाता है। उसके नाना जब बातचीत करके देखते हैं तो ध्रुव वहां नहीं था, तो उन्हें लग गया कि वो घर में चला गया होगा। वो भी अपना काम करने निकल गए। उसके बाद जब वो वापस आए 1-2 घंटे बाद या शाम को, तो उन्होंने ध्रुव से पूछा घर के अंदर आके, तब तक ध्रुव भी घर पे लौट चुका था, कि अरे अब तू कहाँ चला गया था? तो बोलता कि नाना मैं तो लाडो के साथ खेल रहा था। तो इनके घर को 1-2 घर छोड़ के जिनका घर था वहां पे लाडो नाम की एक लड़की रहा करती थी। तो उसके नाना को लगा कि शायद ये उस लड़की के साथ खेल रहा होगा और ये सुनकर वो थोड़े खुश भी थे कि उन्हें लगा कि चलो बढ़िया है, इसे अपनी उम्र का कोई खेलने को मिल गया, अब ये उनको परेशान नहीं करेगा। इस तरह से ये लोग सब खाना वाना खा पी कर अपना सोने चले जाते हैं। तो ध्रुव जो था वो कमरे के अंदर पलंग पर ऐसे लेटा हुआ था। अभी उसकी मम्मी जो थी घर का काम वगैरह निपटा रही थी। तो उसके रूम की खिड़की थी और उस खिड़की पर उसे किसी के बुलाने की आवाज आती है। वो खिड़की खोलता है तो उसकी आंखों के सामने लाडो खड़ी हुई थी, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ। उस खिड़की से भी वो पूरा बागान दिखता था। उसे देखकर वो चौंक जाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है चलो मेरे साथ खेलने। बोलता है नहीं नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ सकता, रात है, सब लोग जाग रहे हैं और मुझे डांट पड़ेगी। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है, सबके सोने के बाद तुम मेरे साथ खेलने आना, मैं आज तुम्हें एक नया गेम खिलाऊंगी। ध्रुव उसे हाँ बोलकर विंडो को बंद कर देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। इसके बाद वो वापस उसी कमरे में आकर बैठता है। वो बैठा बैठा पलंग के ऊपर कुछ कर रहा था और तभी उसे, अच्छा इस टाइम तक मैं आपको बता देता हूँ कि जब वो वापस आया था तो खिड़की उसने खोल दी थी, क्योंकि थोड़ा हल्का होता ना, मई जून का टाइम होता है जब बारिश आने वाली भी होती है और गर्मी भी होती है चिपचिपी सी। तो खिड़की खोलकर बैठा हुआ था और अपने काम में कुछ वो लगा हुआ था कि तभी उसके चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका आता है। जैसे वो ठंडी हवा थी एकदम से हवा की तरफ देखता है, क्योंकि इस तरह की गर्मी में बिल्कुल ठंडी हवा जब उसको आई तो उसने देखा खिड़की की तरफ। तो दूर जो बागान था, ऐसा नहीं था कि बागान बहुत पास था, करीबन आप मान कर सकते हो 301 मीटर तो दूर होगा ही होगा। वो बागान में उसको लाडो खड़ी हुई दिख रही थी। अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी लेकिन लाडो उसको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी और वो इशारे से उसे अपनी तरफ बुला रही थी। ध्रुव वहीं बैठा बैठा उसको मना कर रहा था। वो दूर बहुत थी लेकिन कन्वर्सेशन बहुत पास में चल रही ऐसा लग रहा था। उसकी आवाज सुनकर उसकी मदर आरती आती और बोलती कि तू क्या कर रहा है? तो बोलता है नहीं नहीं मम्मी कुछ नहीं, मैं तो बिल्ली भगा रहा था। उसकी मदर उसे ध्यान नहीं देती कि हो सकता है कुछ बिल्ली भगा रहा हो और वापस अपने काम में लग जाती। इसके बाद ये सब लोग सो जाते हैं। ध्रुव भी सोया हुआ था, वो खिड़की के पास में था। उधर एक पलंग पे उसकी मदर थी, एक पलंग पे वो खुद अकेला सो रहा था। और तभी रात को उसे वो खिड़की खुलने की आवाज आती है।
जैसे उसका आवाज कर देखता है तो खिड़की खुल चुकी थी और खिड़की के बाहर लाडो खड़ी हुई थी। वो खिड़की के पास जाता है और जाकर बोलता है, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाडो उसे बड़ी बेजान सी आवाज में बोलती है, मैं तुमको कब से खेलने के लिए बुला रही हूँ, लेकिन तुम आ ही नहीं रहे हो। देखो और भी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसके कहने पर वो बाग की तरफ देखता है, वहां पर उसे और भी बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं और वो सबकी सब लड़कियां ही थी। इतने सारे बच्चे देखकर उसे लगता है कि शायद पता नहीं ये सब बच्चे मिलकर वो गेम खेलते होंगे और उन बच्चों को देखकर उसका भी मन हो जाता है। वो अपने चारों तरफ देखता है, सब सोए हुए थे और उससे कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और इनका जो मेन डोर था घर का, वो हमेशा इसकी नानी और नाना लॉक करके सोया करते थे, पर पता नहीं कैसे आज वो गेट खुला हुआ था। वो धीरे से घर का मेन डोर खोलता है और लाडो के साथ वो उस बागान में खेलने चला जाता है। ध्रुव उन सब बच्चों के साथ वहां जाकर खेलता है, लेकिन एक अजीब सी बात थी, वहां मतलब बहुत ज्यादा रोशनी भी नहीं थी। रूम से उसको सब लोग क्लियरली दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब वो बागान में पहुंचा तो अंधेरे की वजह से वो सिर्फ इतना फिगर आउट कर पा रहा था कि ये सब बच्चे हैं, लड़कियां हैं, लेकिन उसको किसी का भी चेहरा बहुत क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था। इधर ध्रुव की जो मदर सोई हुई थी, उनकी आंख खुलती है पता नहीं क्यों अचानक से, और वो देखती तो ध्रुव अपने पलंग पर नहीं था। वो उठकर बाहर जाती है कहीं ध्रुव वॉशरूम तो नहीं गया, पर वो वॉशरूम में भी नहीं था। और जैसे ही वॉशरूम में चेक करके चौक में पहुंचती है तो देखती है कि घर का जो मेन डोर है वो खुला हुआ है। वो घबरा जाती है, भाग के अंदर अपने मम्मी पापा को उठाती है और बोलती है कि मम्मी ध्रुव घर में नहीं है। ध्रुव के नाना नानी भी उठते हैं, वो आकर देखते हैं तो उनकी नानी बोलती है कि ये गेट तो मैं बंद करके सोई, ताला लगा के ये खुल कैसे गया? तो बोलती पता नहीं क्या है, लेकिन ध्रुव घर में नहीं है। वो पहले उसको घर के अंदर वापस से ढूंढते हैं, छत पर ढूंढते हैं, उसके बाद उसके नाना बाहर निकलते हैं, घर के आसपास ढूंढते हैं। ये तीनों मिलकर ध्रुव को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी इन तीनों के कानों के अंदर ध्रुव के चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज आ रही थी बाग की तरफ से। अभी तक उसके नाना ने जो आसपास के घरों में पूछताछ की तो 2-3 लोग और जाग गए थे और सभी लोगों ने आवाज सुनी तो सब लोग टॉर्च उठाकर बाग की तरफ भागते हैं। उस टाइम आसमान में बादल छाए हुए थे क्योंकि बारिश का सा मौसम था और बहुत ही डरावना माहौल हो रखा था, और इस माहौल में सब लोग अलग अलग जगह पर ध्रुव को ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को भी ध्रुव नहीं मिल रहा था। इधर ध्रुव के नाना ढूंढते ढूंढते बाग के उस कोने में जा पहुंचे जहां पर एक पुराना कुआं था और उसका पानी बहुत पहले ही सूख चुका था। तभी वहां पर एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और ये सभी लोग ध्रुव को आवाज लगा लगा कर ढूंढ रहे थे। सबसे आगे इनके नाना चल रहे थे और पीछे बाकी लोग इधर उधर देखते हुए ढूंढ रहे थे कि तभी अचानक से आकाश में बिजली चमकती है और बिजली चमकने पर ध्रुव के नाना की नजर किसी चीज पर पड़ती है और उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहीं के वहीं गिर जाते हैं। उनको एक माइनर अटैक आया था और वो बेहोश हो गए थे। उन्हीं के पीछे पीछे आरती यानी ध्रुव की मदर और उसकी नानी और बाकी के 2-3 लोग भी थे। सब लोग मिलकर उन्हें उठाते हैं और आरती ध्रुव को ढूंढने के लिए वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आगे बढ़कर जैसे ही वो टॉर्च डालती है वो एकदम से बहुत तेज चिल्लाती है, आगे बच्चों की लाश है, आगे बच्चों की लाश है। उसकी आवाज सुनकर बाकी के सब लोग भी भागते हुए आ गए थे और टॉर्च की रोशनी डालते हैं तो वहां पर और कुछ भी नहीं था, सिर्फ वहां पर ध्रुव पड़ा हुआ था जो कि बेहोश था। सब उठाकर ध्रुव और उसके नाना को घर लाते हैं और सीधा उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं क्योंकि ध्रुव के नाना तो बेहोश थे और ध्रुव को बहुत उसका शरीर पूरा गर्म हो चुका था, बहुत तेज उसको फीवर आ रखा हो। हॉस्पिटल में ले जाके उनको एडमिट करवाया जाता है, चेकअप वगैरह होते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इनके नाना को एक माइनर अटैक आया है। थोड़ी देर के बाद जब ध्रुव के नाना होश में आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई साहब आपको क्या हो गया था? तो उन्होंने बताया कि वो जैसे बिजली कौंधी यानी बिजली चमकी तो मुझे अपनी आंखों के सामने बच्चों की लाशें दिखाई दी। उनको देखकर बुरी तरह घबरा गया था और मुझे बहुत तेज झटका लगा। उनकी बात सुनकर आरती भी उनकी बात को कंफर्म करती है कि हाँ पापा, मैंने भी वहां पर छोटे छोटे बच्चों के बिल्कुल नवजात जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनकी लाशें वहां पर पड़ी हुई थी, लेकिन इनमें से किसी को वो लाश दिखाई नहीं दी। उसके बाद जब ध्रुव से पूछा गया और उसने जो बताया ये सुनकर किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ हर कोई इंसान भौचक्का रह गया था। उसने बताया कि वो लाडो के साथ बाग में खेल रहा था और वहां पर और भी लड़कियां थी। थोड़ी देर खेलने के बाद लाडो से उस कुएं के पास लेकर जाती है और बताती कि तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वहां जाकर उसने उस कुएं के तरफ इशारा करते बोला कि हमारे परिवार वालों ने हमें यहाँ पर फेंक दिया था, और उसकी बात को हामी भरी बाकी सारे लड़कियों ने। उनकी बात सुनकर ध्रुव को समझ में नहीं आया। उसने अंदर कुएं में झांक कर देखा तो उसने देखा कि अंदर बहुत सारे लाशें पड़ी थी छोटे छोटे बच्चों की। उसने घूमकर वापस देखा तो लाडो बहुत डरावनी सी चेहरे के अंदर थी और उसका सिर यहाँ से फटा हुआ था। इसको देखकर वो बहुत तेज चिल्लाया
उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं उसको कुछ भी याद नहीं है। ध्रुव के मुंह से लाडो का नाम सुनकर, एक्चुअली उन लोगों में लाडो के फादर भी थे, क्योंकि ध्रुव के नाना ने 2-3 घरों तक जगाया था और सेकंड नंबर का घर उन्हीं का था, उनके घर के एक घर छोड़कर। तो बोलते कि लाडो तुम्हारे साथ कैसे खेल सकती है, लाडो तो अपनी नानी के यहाँ गई हुई है। ये सारी बातें सुनकर ध्रुव के नाना को समझ में आता है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है ये उस बाग में जाने की वजह से हुई है। जरूर उस बाग में ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से ध्रुव का और उनका इन चीजों से इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था आखिर उस बाग का असली राज क्या है। वैसे तो ध्रुव के मुंडन का प्रोग्राम अगले दिन था, लेकिन इन दोनों की तबीयत खराब हो जाने की वजह से इस मुंडन के प्रोग्राम को 2-3 दिन आगे शिफ्ट कर दिया गया। ध्रुव और उसके नाना को घर लाया गया, उनकी देखभाल की गई और ध्रुव को साफ साफ कह दिया गया कि वो दोबारा उस बाग की तरफ नहीं जाएगा। उस दिन सब नॉर्मल था। कल रात को जो इंसिडेंट हुआ उसको सभी लोग भूल जाना चाहते थे, इसलिए किसी ने भी इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं किया। दिन भर आराम से नॉर्मल गुजरा। रात को सब लोग खाना वाना खा पी कर सोने चले गए और इस बार आरती ध्रुव के पास ही सोई थी, मतलब दोनों एक ही पलंग के ऊपर सो रहे थे। अपने बच्चे को अब अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रात को सब लोग गहरी नींद में थे कि तभी ध्रुव की आंख खुलती है लाडो की आवाज से। वो देखता है कि लाडो उसके बिल्कुल पास खड़े और घबरा जाता है और वो इधर उधर देखने लगता है तो देखते उसकी मदर उसके पास में ही सोई हुई है। उसको इस तरह से घबराता हुआ देखकर लाडो उससे बोलती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ध्रुव उससे बोलता है कि तुम कौन हो? उस रात को मैंने तुम्हारे सिर के ऊपर वो चोट का निशान देखा था, वो सब क्या था? और वो सब लोग, सारी लड़कियां। वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में था और उसको अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे। लाडो उससे कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुमको सब कुछ बताती हूँ। उसकी बात सुनकर वो अपनी मम्मी की तरफ देखता है तो बिल्कुल आराम से सोई हुई थी। ध्रुव को ऐसा कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो अपनी जगह से उठता है और लाडो के पीछे पीछे अपने नाना के घर की छत पर चलना शुरू करता है। चलते चलते वो चारों तरफ देख रहा था, लेकिन उसे फील हो रहा था कि एक अलग ही लेवल का साइलेंस चल रहा है। मतलब होता ना, रात में झिंगुरों की आवाजें आती है, रात की खुद की एक आवाज होती है, लेकिन ऐसा कि डीप साइलेंस है। सब कुछ है लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसने एक नॉइस फ्री एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आ रही है। छत पे जाने के बाद लाडो ध्रुव की तरफ घूमती है और बोलती है, तुम्हें पता है उस रात तुमने क्या देखा? ध्रुव बोलता है, मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि उस रात आखिर मैंने क्या देखा। तुम, वो लड़कियां, वो कुएं के अंदर पड़ी हुई बच्चों की लाशें और तुम्हारे सिर के ऊपर वो चोट का निशान। मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि तुम इंसान नहीं हो। लाडो एक बिल्कुल लाइफलेस सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती है और बोलती है, हाँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो कई सालों से यहाँ इस बाग में ही भटक रही है। उसकी बात सुनकर ध्रुव बोलता है, लेकिन क्यों? तुम यहाँ कैसे पहुंची और तुम्हारी मौत कैसे हुई? लाडो ने बताया कि मैं इस गांव से नहीं हूँ, मैं इसके पास में एक गांव छोड़कर दूसरा गांव है, उस गांव में रहा करती थी। हमारे गांव के अंदर जब बेटियां होती थी, घरों के अंदर बेटियां पैदा होती थी, तो खुशियां नहीं मातम मनाया जाता था। हमारे पूरे गांव में ऐसा नहीं था कि बेटियां नहीं थी, लेकिन किसी परिवार में एक से ज्यादा बेटी नहीं थी। कुछ 1-2 परिवार ही थे जिनके अंदर शायद 2 बेटियां थी, वरना हर परिवार के अंदर बेटी एक ही थी और बेटे एक से ज्यादा होते थे। हमारे गांव में जब भी किसी घर में बेटा होता था तो बहुत बड़ा फंक्शन होता था, बहुत खुशियां मनाई जाती थी। लेकिन जब बेटियां होती थी तो ना कोई फंक्शन होता ना कुछ और जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि वो जो बेटियां होती थी वो 1-2 दिन, 4-5 दिन के अंदर कहीं ना कहीं गायब हो जाया करती थी। वो कहाँ चली जाती थी ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। मैंने कई बार ये सुना कि किसी के यहाँ बेटी हुई है, लेकिन कभी मैंने उस बेटी को बड़े होते हुए नहीं देखा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर एक बार मुझे पता लगा कि हमारे एक चाचा हैं जिनके बेटी हुई है। उन चाचा के घर पे हमारा आना जाना था और उनके पहले से ही 2 बेटियां थी। जब मुझे पता लगा कि उनकी बेटी हुई है तो मैं वहां उनके घर पहुंची और वहां उनके घर पहुंची तो घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था और मेरी जो दादी थी, मतलब जो उन चाचा की माँ थी, वो वहां पर घर पे सबके ऊपर चिल्ला रही बोलती, कैसी कलमुई बहू आई है, 2 बेटियां पैदा करके इसका पेट नहीं भरा, जो एक और लड़की पैदा कर दी, कैसे पालेंगे इन 3-3 लड़कियों को, इनका ब्याह भी करना पड़ेगा और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। चाचा के घर में सभी लोग बहुत परेशान थे और फिर मैंने सुना दादा को बोलते हुए, उन्होंने कहा कि इसे वहीं भेजना पड़ेगा, अब और नहीं सह सकते, आज रात को इसे वहां पहुंचाओ।
और उनकी ये बात सुनते ही चाची की आंखों से आंसू निकल पड़े। उस टाइम पर मैं चाची के पास ही बैठी हुई थी। मेरी माँ आई और मुझे उठा के वहां से ले गई। जाते जाते मैं घर जाते थे मैं यही सोच रही थी, और घर पहुंचने के बाद भी मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि आखिर वो कौन सी जगह की बात कर रहे हैं, उस बच्चे को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। रात को घर में सबके सोने के बाद मैं हमारे घर की छत पर जाकर बैठ गई, क्योंकि हमारे घर की छत से उन चाचा का घर साफ साफ दिखाई देता था, और मैं वहां इंतजार करने लगी। करीबन आधी रात के बाद उनके घर से 4-5 लोग निकले और उनके हाथ में वो बच्ची थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो उस बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं चुपचाप अपने घर की छत से नीचे उतरी और एक दूरी बनाकर उन लोगों का पीछा करने लगी। गांव से बाहर निकलकर वो लोग यहाँ इस कुएं के पास आए, और आने के बाद उन्होंने उस एक दिन की बच्ची को इस कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे उन्होंने ये किया, मुझसे रहा नहीं गया, मैं भागते वहां पे चिल्लाते हुए कि ये क्या किया आप लोगों ने, इस बच्ची को क्यों मार दिया है। और मुझे देखकर वो लोग सब लोग एकदम से सकपका गए। मैंने उनसे कहा कि ये क्या किया आपने, क्यों मारा इस बच्ची को, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। और इतना कहते उनमें से एक आदमी ने आके मुझे पकड़ लिया और बोला कि किसी को तू बताएगी तो तब जब तू यहाँ से जिंदा जाएगी। और इतना कहने के बाद उन 2 लोगों ने मुझे पकड़कर इसी कुएं के अंदर फेंक दिया, और उसमें गिरने से मेरे जो सिर था वो एक पत्थर से टकराया और मेरी मौत हो गई। और मेरे सिर पे जो चोट का निशान तुमने देखा, ये उसी वजह से था। इतना कहते कहते लाडो वापस से अपने असली रूप में आ गई, जहाँ पर उसके सिर पर वो चोट का निशान था। वो आगे कहने लगी कि मैं और वो सब बच्चियां कई सालों से यहाँ पर भटक रहे हैं ताकि हमें यहाँ से मुक्ति मिल जाए, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता है और न ही महसूस कर सकता है। पहली बार तुम मुझे मिले जो मुझे देख सकते थे। तुम डर ना जाओ, इसलिए मैं अपने असली रूप में तुम्हारे सामने नहीं आई। उसकी बात सुनकर ध्रुव बोला, और वो जो लड़कियां थी जो तुम्हारे साथ खेल रही थी, और वो कुएं के अंदर जो बच्चियां थी, वो उसने कहा कि वही लड़कियां थी जिनको उनके माँ बापों ने इस कुएं के अंदर मार दिया था। जिन जिन लोगों से अपनी बेटियां पाली नहीं गई, वो उन सबको इस कुएं के अंदर लाकर मार दिया करते थे। कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं है, इसने जाने कितनी बेटियों की जिंदगी को लीला हुआ है। उस दिन तुम हमारे असली रूप को देखकर डर गए थे, लेकिन मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम हमें देख सकते हो, तुम हमें सुन सकते हो, और तुम ही हो जो हमें मुक्ति दिलवा सकते हो। तुम्हें शायद ये पता नहीं है, लेकिन कई बार यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको तंत्र मंत्र आता है। उस टाइम पर जो उन्हें यहाँ पर बच्ची मिलती है, वो उसे अपने साथ बांध कर ले जाते हैं और उनसे अपने काम करवाते हैं। उसकी बात सुनकर ध्रुव कहता है, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिलवा सकता हूँ। तो लाडो कहती है, तुम जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो तुम अपने माता पिता को बताओ, वो इस गांव के पंडित जी से बात करेंगे, बस तुम्हें इतना ही करना है। और इतना कहकर लाडो वहां से चली जाती है। ध्रुव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। वैसे तो घना अंधेरा था, लेकिन उस बाग के अंदर लाडो और वो लड़कियां ध्रुव को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर वहां खड़ा रहने के बाद ध्रुव वापस अपने कमरे में गया और जाकर सो गया। और सुबह उठते ही उसने सारी बातें उसके नाना जी को बताई, और ध्रुव की बात को उन्होंने बिल्कुल सीरियसली लिया, क्योंकि वो खुद इस चीज को विटनेस कर चुके थे। शायद इससे पहले अगर ध्रुव उनको बताता तो एक बच्चा समझकर उसकी बात को टाल देते, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था, ध्रुव ने जब ये सारी सच्चाई बताई, तो उनको उसकी बात पर पूरा पूरा विश्वास था। उन्होंने सबसे पहले अपने घर में ध्रुव का मुंडन करवाया और पूजा करवाई, ताकि जो काम करने वो आया है वो सबसे पहले काम हो जाए। उसके बाद उन्होंने जो गांव के बुजुर्ग सबसे बड़े पंडित जी थे, उनको बुलाया और उनको ये सारी बात बताई। वो पंडित जी इन सबको लेकर वहां कुएं पर पहुंचे। वहां बैठकर उन्होंने थोड़ी देर ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा कि उस लड़की ने जो भी कहा वो सत्य है। इस कुएं के अंदर बहुत सारी आत्माएं बंधी हुई है और उन सबको मुक्त करवाना होगा। उनको मुक्त करवाने के लिए इस कुएं की खुदाई करनी पड़ेगी, और उन बच्चियों के जो भी अवशेष अस्थि पंजर बचे हुए हैं उन सबको बाहर निकालकर इन सबका अंतिम संस्कार करना होगा। और इसके बाद ऐसा ही किया गया। गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हुए और सब लोगों ने उस कुएं की खुदाई शुरू की, और जो भी कुछ मिला, चाहे वो पत्थर जैसा था, हड्डी थी या नहीं थी, करीबन आप ये मान सकते हो 30-40 फीट तक कुएं को खोदा गया। और उस कुएं के अंदर पानी का नाम भी नहीं था, क्योंकि एक जमाने में वो कुआं बिल्कुल लबालब हुआ करता था। खैर, पूरे कुएं को खोदा गया, उसमें दोबारा से नई मिट्टी भरी गई और वहां पर एक बरगद का पेड़ रोपा गया।
गांव के शमशान घाट पर एक बहुत बड़ी चिता बनाई गई और जो भी अवशेष उस कुएं से निकले थे उन सबको उस पर रखा गया और विधिवत सबका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद उस चिता की राख को लाकर उस बरगद के पेड़ के आसपास फैलाया गया और फिर वहां पर भी पंडित जी ने एक बड़ी पूजा की जो करीबन 4-5 घंटे चली। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है, दोबारा कभी वो आत्मा यहाँ नहीं भटकेगी, उन सबको मुक्ति मिल चुकी है। ये सब होने के बाद लाडो कभी दोबारा ध्रुव को दिखाई नहीं दी, लेकिन ध्रुव को एक शांति है मन के अंदर कि उसके पास जो शक्तियां हैं उससे इतनी सारी इन आत्माओं, इन बच्चियों की आत्माओं का भला हो सका। इसके बाद जब तक ध्रुव 18 साल का नहीं हो गया और उसका जो कामाख्या मंदिर में यज्ञ था पेंडिंग वो नहीं हुआ, तब तक वो अपने नाना के घर नहीं गया। अब सब कुछ हो चुका है और अब ध्रुव को ये चीजें दिखना बंद हो गई हैं। वो सेंसिटिव तो है लेकिन अब उसे डायरेक्ट कोई चीज दिखाई नहीं देती है और जो कुछ उसके साथ हुआ उन चीजों को देखते हुए ध्रुव भी अब ऐसी जगहों पर जाना अवॉइड करता है। लेकिन अब जब भी वो अपने नाना के घर जाता है वो उस बरगद के पेड़ को जरूर देखता है क्योंकि वो उसके घर से ही उसको दिखाई देता है। वो अब बड़ा हो चुका है और शायद उस बरगद के पेड़ में उसकी लाइफ की वो एक ऐसा इंसिडेंट बंधा हुआ है जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं सकता है।